Welcome student to our next video lecture. So in previous we have completed the different gland and now we are moving to our next gland pancreas. अब देखो तो आगे के जो चैप्टर है डाइजेशन वाला, उस डाइजेशन में भी हमने पेंक्रियास के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया, बट वहाँ पे हम लोग उसको कंसिडर करते थे एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, बट यहाँ पे वी हैव टू कंसिडर एज अ हार्मोनल ग्लैंड, यानी हम इसका सिर्फ हार्मोनल पोर्शन जो है वही डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात करते हैं कि इस ग्लैंड की जनरल जो पिक्युलरिटीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, वो क्या हो सकती है। तो इट विल बी द लॉन्ग, कलर के बाबत में बोले तो येलोइश शेड का है, और इट विल बी द ग्लैंड्यूलर ग्लैंड। ओके, सिक्रेशन करने वाला है और उसमें बहुत सारे सेगमेंट भी है, हम उसको सेगमेंटल ग्लैंड भी कई बार बोलते हैं। तो ये कंडीशन आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले थे, मैंने अभी बोला वैसे, तो हार्मोन की बात करेंगे। तो जो हार्मोनल है उसके हिसाब से यहाँ पे ये जो ग्लैंड हमारे पास दो टाइप का फंक्शन करती है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। ओके, अब एक्सोक्राइन यानी कि क्या होता है कि वो सिर्फ डाइजेस्टिव जूस प्रिपेयर करने में यूटिलाइज होता है, तो उसके तो हमें इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करनी क्योंकि वो हमने ऑलरेडी डाइजेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। सो हार्मोनल के लिए हमें बात करनी पड़ेगी किसकी, एंडोक्राइन पोर्शन की। अब एंडोक्राइन यानी कि अंदर का पोर्शन जो सिर्फ 1% एरिया कवर करता है, बाकी का 99% आपका क्या होता है, एक्सोक्राइन होता है। तो ये 1% में क्या होता है, तो 1% में अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 लाख सेल्स होते हैं। अब 10 to 20 लाख जो सेल्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहांस। क्या बोलेंगे इसको, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। और जो हमारे पास 3 टाइप के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा, या फिर आप गैमा बोल सकते हो। यहाँ पे एक कंडीशन क्लियर है कि ये जो सेल्स है आपके एक्सोक्राइन, इसको हम लोग कई बार एसिनी भी बोलते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। इनकी बात करें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस की, तो उन लोगों का सिर्फ हार्मोनल का फंक्शन है। जो अल्फा है वो ग्लूकागोन सिक्रेट करेगा, जो बीटा है वो इंसुलिन सिक्रेट करेगा, ये सबसे ज़्यादा होता है। और गैमा या डेल्टा की बात करें तो वो सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करता है, जो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। फंक्शन की बात करें तो एक्चुअली सोमेटोस्टेटिन का हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, बाद में इनका वाइस वर्सा कंप्लीट करेंगे। तो सोमेटोस्टेटिन जो है वो जीएच को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि इनहिबिट द जीएच, यानी हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है उसके ऊपर कंट्रोल किसका हो रहेगा, इसका। और दूसरा आगे के 2 हार्मोन यानी कि ग्लूकागोन और इंसुलिन है, उनके भी ऊपर वो बैलेंस कर सकता है। सो इट विल बी द कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो इतनी प्रॉपर्टी आपको सोमेटोस्टेटिन के बारे में याद रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हमारे ग्लूकागोन और इंसुलिन एक दूसरे के वाइस वर्सा में कैसे काम करते हैं। तो उनके लिए चलो पहले अगर ग्लूकागोन की बात करें तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, यानी हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज के लेवल को क्या करने का काम करता है, हाई करने का काम करेगा। अब ब्लड में ग्लूकोज का हाई लेवल कैसे हो सकता है, तो पहले तो ये हार्मोन की बात करें, इट विल बी द पेप्टाइड इन नेचर, मतलब वो किस टाइप का है, प्रोटीनिक नेचर का है। अब इसका मेन फंक्शन कहाँ पे होगा, तो हमारे हिपेटिक सेल। अब हिपेटिक सेल आपको कहाँ पे मिलते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो लीवर में। अब लीवर में जो हिपेटिक सेल्स है वो एक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनका नाम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए ये लोग, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या करेगा, तो हमारा देखो ग्लाइकोजन है और लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन करना, और वो कन्वर्ट करता है उसको ग्लूकोज में। अगर इस टाइप का ग्लूकोज होगा तो आपका ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कंडीशन याद रखिए। और भी है दूसरी प्रोसेस कि जहाँ पे आप नॉन कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करके भी ग्लूकोज को इंक्रीज कर सकते हो। तो इसमें याद रखना है आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या याद रखना है आपको, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करें तो आपके पास क्या है ऑप्शन में, तो एमिनो एसिड्स है, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास लिपिड या फैटी एसिड या ग्लिसरॉल की बात करें तो इन लोगों को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे ग्लूकोज में, और इस तरह से आपका ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
और ये सारी प्रोसेस यानी कि हमारे पास दो प्रोसेस आई, एक ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस और दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस, दोनों की वजह से अल्टीमेटली हम लोग क्या इंक्रीज कर रहे हैं, तो ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम ग्लूकागॉन की कैटेगरी वाले जितने भी एक्टिविटी है उनको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हम क्या कंसिडर करेंगे उसको, हाइपरग्लाइसेमिक, क्योंकि इन दोनों की वजह से देखो तो ग्लूकोज ही इंक्रीज हो रहा है, ये कंडीशन। अब इसका कंप्लीट वाइसा वर्सा करो तो हमारे पास इंसुलिन का काम हो जाता है। तो इंसुलिन यहाँ पे सीक्रेट क्या करेगा, तो पहली बात कि जो ब्लड है उस ग्लूकोज लेवल को फॉल ऑफ कर देता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करने का काम करेगा। तो ये कहाँ से वर्क होता है, तो जैसे यहाँ पे भी पेप्टाइड नेचर का था और उसने फंक्शन हिपेटिक सेल पे किया, तो ये भी इंसुलिन हमारा कहाँ पे काम कर रहा है, तो हिपेटिक सेल एज वेल एज जितने भी फैट या एडिपोसाइट हम बोलते हैं ना, उसके ऊपर काम करेगा। चलो ये सेल्स पे काम कर रहा है और उसकी वजह से वो क्या करता है, अपटेक ऑफ ग्लूकोज, यानी कि वो ब्लड में से भी ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेता है। अब जब ब्लड को अपटेक कर लेगा, सॉरी ग्लूकोज को अपटेक कर लेगा और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन कर देगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं, यानी यहाँ पे आपका ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन में हम एक दूसरा, मतलब जैसे यहाँ पे दो रिएक्शन थी ना हमारे पास, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो यहाँ पे भी आपके पास प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस में होगा क्या, तो आपका जो भी ग्लूकोज है ब्लड का वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में, यानी कि ग्लाइकोजन हम बना रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये तो स्टोरिंग मटेरियल है, मतलब कि लीवर और मसल्स में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका बॉडी का ग्लूकोज लेवल रिड्यूस होने वाला है। जैसे यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिक हुआ है तो इसकी वजह से रिड्यूस होता है, तो हम उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। समझ में आएगा यहाँ तक का कंडीशन, तो इतनी डिस्कशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। हाँ, इन दोनों से रिलेट करता हुआ एक हमारे पास डिजीज़ की कंडीशन भी हमें डिस्कस करनी पड़ती है, वो है डायबिटीज़। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इनकी वजह से प्रॉब्लम होता है तो हम उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। क्या बोलते हैं इसको, डायबिटीज़ मेलिटस। होगा क्या, जब भी आपका इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रहा, सो देयर विल बी द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अब अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो उसका डायरेक्टली जो डिफेक्ट है या प्रॉब्लम है या सिम्टम्स है वो आपको कहाँ पे दिखने वाले हैं, तो किडनी पे दिखेंगे, आपके ब्लड सर्कुलेशन में दिखेंगे और आपके विजन में दिखेंगे। तो इन सारी चीज़ों में आपको क्या मिलेगा, डिफेक्ट, यानी कि आपको कुछ सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको इंडिकेशन देखते हैं वो डायबिटीज़ मेलिटस के लिए होगा। अब ऐसी कंडीशन में आपको कौन से सिम्टम्स की बात करें तो इनके थ्रू मिलने वाले, तो सिम्टम्स में फर्स्ट इज द हायर यूरिन फॉर्मेशन, हाई थर्स्टी लेवल, आपको ज़्यादा तरस लगेगी, और इवन हाई हंगरनेस, आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी। तो उसके क्या हो जाएगी, सिम्टम्स हो जाते हैं। बट ऐसी कंडीशन में आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, या ट्रीटमेंट की बात करें तो नॉर्मल कंट्रोल की बात करें, सो यू शुड यूज़ द नॉर्मल और बैलेंस्ड डाइट। आप एक कंट्रोल्ड फूड खा सकते हो, इवन एक्सरसाइज करके भी, और इवन द डोज ऑफ इंसुलिन, आप बाहर से इंसुलिन का डोज भी अपटेक कर सकते हो। अब इंसुलिन की बात आती है तो इंसुलिन का स्ट्रक्चर भी बताना चाहिए, वैसे भी 12th में आने वाला है पूरा डिटेल में। तो इंसुलिन एक्चुअली 51 एमिनो एसिड से बना है और उसके पास 2 स्ट्रैंड है। अगर दोनों स्ट्रैंड की बात करें तो एक स्ट्रैंड को हम लोग अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा। अल्फा इस 21 एमिनो एसिड से बनता है और बीटा की बात करें तो वो 30 एमिनो एसिड से बनता है। बट इन दोनों को जंक्शन बनाने का जो काम है वो हमारा डाइसल्फाइड का रहता है, यानी वो किसकी वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए, तो डाइसल्फाइड की वजह से। समझ में आएगा यहाँ तक का, तो इतनी कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। चलो उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मतलब कि ग्लैंड, और एज अ हम बात कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हैं। तो
मेल के लिए बात करते पहले तो टेस्टिस की बात करेंगे। तो टेस्टिस की पहले पोजीशन की बात करें तो वो पहले तो आपको कहाँ पे मिलेगा, मेल में मिलेगा, और मेल में आउटसाइड द एब्डोमिनल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटल सैक। ओके, अगर स्क्रोटल सैक में मिलता है तो हम इसको बोलते हैं कि मेल सेक्सुअल हार्मोन, और इसका जो हार्मोन का सिक्रेशन है वो कैटेगरी की बात करें तो एंड्रोजन बोलेंगे, और इसका एग्जाम्पल पूछते हैं तो हम उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम बताएंगे उसका? टेस्टोस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरॉन की बात करते हैं तो वो कहाँ से सिक्रेट होता है, तो जो टेस्टिस का एनालिटिक हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे 12th के 3rd चैप्टर में, तो वहाँ पे ये डिटेल में आएगा आपको कि वहाँ पे लीडिंग सेल्स होते हैं, और ये लीडिंग सेल्स जो हम लोग बोल सकते हैं कि स्पर्मेथिकल सेल्स होते हैं ना, उनके बीच में होते हैं, और इसलिए उसको हम लोग कई बार इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। तो इसका एक नाम बनाया हुआ है ICSH, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और ये लोग हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे, कौन सा? तो टेस्टोस्टेरोन। अब इसका मेन फंक्शन की बात करें तो वो तो है, बट इसके साथ ये कौन से हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस पे भी ये इफेक्ट करता है। तो एक जो स्क्रोटल सैक का कवर है, मतलब कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडिमस, उसके ऊपर वो फंक्शन करेगा। फिर वासा डिफरेंशिया पे भी काम करता है, मतलब इसका इफेक्ट होने वाला है। फिर सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल में, उसके ऊपर भी वो काम करता है। अच्छा, दूसरा अगर बात करें तो हमारा जो ट्रैक है मेल के लिए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक या फिर यूरोजेनिटल ट्रैक हम उसको बोलते हैं, कि जहाँ से ये आउटपुट होने वाला है। तो ये सारे ऑर्गन का वो डेवलपमेंट एंड हम बात कर सकते हैं कि मैच्योरेशन, ऐसे फंक्शंस को वो एक्टिवेट करता है। तो ये इसका एक मेन फंक्शन हो जाता है। इसके साथ और क्या हो सकता है, तो एसेसरी मतलब सपोर्टिव जो बोल सकते हैं, वो सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ऐसे कैरेक्टर में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो बियर्ड एंड मुस्टेच डेवलपमेंट, यानी कि दाढ़ी मूंछ बनना, ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगा। मसल्स डेवलपमेंट, हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी, हैवी वॉइस, एग्रेसिवनेस एंड शोल्डर डेवलपमेंट। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो हम उसको कंसिडर करता है एसेसरीज, जो एसेसरियल बोल सकते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि मेन रिप्रोडक्टिव जो हमारे ऑर्गन है वो तो बना रहा है, बट इसके साथ इन लोग ये जो हार्मोन है उसकी वजह से ये सारे हमारे बॉडी की पेक्युलरिटीज है जो वो डेवलप होने वाले हैं। अच्छा, और फंक्शन क्या हो सकता है, तो टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो इट विल बी प्रमोट द स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो स्पर्म बनाने की प्रोसेस है उसको वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, ये कंडीशन होगी। और जो हमारा मेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो भी उसके थ्रू कंट्रोल होता है, बट वहाँ मैसेज आपको कहाँ से मिलता है, CNS। तो CNS के थ्रू जो हम लोग बोल सकते हैं कि मेल सेक्सुअल बिहेवियर है वो यहाँ से आपको मिलेगा। ओके, तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। तो इतनी डिस्कशन आपकी रहेगी किसके बारे में, तो टेस्टिस के बारे में। अब वैसा सेम टू सेम हमें बात करना है फीमेल के लिए, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरी के बारे में। चलो ओवरी की बात करें तो ओवरी में एक्चुअली वो कहाँ पे मिलेगा, तो फीमेल की बॉडी में मिलेगा, और फीमेल में वो 1 पेयर है,
हाँ, मेल का जैसे वो आउटसाइड एब्डोमेन नहीं है, तो वो आपको कहाँ पे पोजीशन मिलेगी, एब्डोमिनल एरिया में। अब अगर एब्डोमिनल एरिया में आपको जो ओवरी मिल रही है, उस ओवरी में क्या होगा, तो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं और उसके साथ स्ट्रोमल टिश्यू होती है। ओके, तो इतनी कंडीशन आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपको इस ओवरी के थ्रू 3 हार्मोन की डिस्कशन करनी है। चलो 3 हार्मोन की बात करें तो फर्स्ट हार्मोन आता है एस्ट्रोजन, दूसरा आएगा प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा आएगा रिलैक्सिन। चलो तीनों की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन फंक्शन क्या करेंगे। तो फर्स्ट इज द एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करना। एक्टिवेट एंड डेवलप टू मैच्योर लेवल, यानी ये डेवलपमेंट उसका मेन फंक्शन हो जाता है। इसके साथ और क्या करता है, तो एसेसरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट है फीमेल बॉडी में, वो भी इसके थ्रू होने वाला है। अच्छा, और इसके साथ क्या होगा, मतलब कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करें जो एसेसरी में आते हैं, तो उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट, enlargement of pelvic girdle and hair growth on body। ये जनरल कैरेक्टर है कि जो मेल में और फीमेल में दोनों में मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो होता है ओवेरियन फॉलिकल का। तो ये इसका एक मेन फंक्शन रहेगा इसके लिए एस्ट्रोजन के बारे में। अगर बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की, तो प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन होता है आफ्टर द ओव्यूलेशन की बात करें तो ये पहले तो सपोर्ट किसको करता है, तो ओव्यूलेशन को सपोर्ट करता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड डे हम लोग 14th डे पे आता है, तो ये कंडीशन, हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल 12th में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अगर ओव्यूलेशन के बाद की बात करें तो ये 2 चीज़ों में डेवलपमेंट होता है, एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फिटस डेवलपमेंट। इन दोनों एक्टिविटी में, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तब हम उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का जब ह्यूमन बेबी में डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है तब हम उसको बोलते हैं फिटस डेवलपमेंट। तो उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर बात करें तो इसका मेन और फंक्शन क्या होता है, तो इट विल बी द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेराइन वॉल, यानी कि यूटेरस में उसको सेटलमेंट करने की जो बात है वो उसमें मेन फंक्शन होता है। इवन डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा जो मदर और फिटस को कनेक्ट करते हैं, तो ये एक रोल उसका ज़्यादा रहेगा। इवन वो मेमोरी ग्लैंड पे फंक्शन करता है ब्रेस्ट के अंदर, और उस मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क सिक्रेशन एंड स्टोरिंग को सपोर्ट ज़्यादा करेगा। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। समझ में आएगा यहाँ पे। अब लास्ट 3rd कैटेगरी में जाते हैं, तो रिलैक्सिन की बात करें तो अगर समझ लो ओव्यूलेशन हो चुका है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इस कैटेगरी में ये रिलैक्सिन क्या करता है, तो बाकी के जो ओवरी का पार्ट है उसमें जो फॉलिकल्स है उसको वो कन्वर्ट कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम में, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम डेवलपमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, रिलैक्सिन की रहेगी। इवन दूसरे फंक्शन क्या करता है, इट विल बी द यूटिलाइज इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब अगर ह्यूमन की बात करें तो लास्ट में 8th और 9th मंथ में ये यूटिलाइजेशन होगा। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो यूटेराइन का माउथ जो है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वेक्स, उस सर्विक्स को वो एनलार्ज करेगा, और जिसकी वजह से डिलीवरी ऑफ बेबी विल बी वेरी इजी, यानी बर्थ देने की प्रोसेस को बहुत इजी करने का जो फंक्शन है वो रिलैक्सिन का रहेगा।
समझ में आएगा यहाँ तक का। तो इतनी कंडीशन यानी कि ओवरी तक में हमें 3 हार्मोन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और बात करते हैं तो रिलैक्सिन, इन तीनों के बारे में हमें डिस्कस करना था। ओके, अब उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ ऑर्गन्स है जो हार्मोन की तरह फंक्शन करके अपने हार्मोन मतलब कि ग्लैंड की तरह फंक्शन करके हार्मोन सिक्रेट करने का काम करते हैं वो, और हार्मोन की जो मैकेनिज्म है कि कौन से हार्मोन किस मैकेनिज्म पे फंक्शन करते हैं वो हम लोग सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।